हर एक बच्चे को एक बार एनडीए में अपीयर, स्टूडेंट है समझदार, वो क्या चाहता है कि भाई पेपर थोड़ा सा टफ है जिसकी प्रैक्टिस जानते हो। इंग्लिश में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंग्लिश ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस। जैसे मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है वैसे इंग्लिश भी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट। 50-40 जो भी बच्चे हैं आपको बिल्कुल उतनी दुनिया देख रही है, आपको बस ये है कि भाई मैं उससे ज्यादा नंबर ले आऊं, उससे ज्यादा नंबर ले आऊं। तो कैसे बच्चे आप सब उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चा देखो, आज का क्वेश्चन ये है जो भी आपने थंबनेल पे देखा, ठीक है, वही क्वेश्चन है कि क्यों हर एक बच्चे को एक बार एनडीए में अपीयर होना कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब क्यों जरूरी है या फिर क्यों करना चाहिए। वैसे तो दिस इज ऑप्शनल कि आप करते हो या नहीं करते हो, दिस इज डिपेंड्स ऑन यू। सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हाँ मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे इस सेक्टर में जाना है, बट इसमें ही क्यों, इस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। और दूसरी चीज, जिन बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई एनडीए का दे तो बट उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। वो जैसे एक कहावत है ना कि जो बिच्छू होता है, बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हो और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, ठीक है। मतलब छोटी मोटी चीज आप नहीं जान रहे हो, छोटी मोटी इन द सेंस जब आप किसी के बारे में जानोगे नहीं तो उसके आगे वाले स्टेप आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो उसके भी बारे में जानेंगे कि भाई एनडीए का जो एग्जाम होता है उसका पूरा पैटर्न क्या है और कितने कम से कम हम लोग मार्क्स लाएं कि हम लोग अपीयर हो जाएं। और अगर एआईआर का आपने सोचा है, ऑल इंडिया रैंक का, तो हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए का एग्जाम होता है वो दो फेजेस में होता है, ठीक है। फेज 1 होता है और फेज 2 होता है। फेज 1 में हमारा रिटन एग्जाम आता है, बच्चे जो रिटन पेपर देने जाते हैं, और ये भी हमारा कैसा होता है, ऑफलाइन ही होता है। इस चीज को ध्यान रखना, अभी ये ऑनलाइन मोड पे अभी तक एनडीए का नहीं हुआ है, ठीक है। फेज 2 हमारा एसएसबी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी कहते हैं। एसएसबी आप जानते होंगे, अगर कुछ बच्चे इसमें वीडियो देख रहे होंगे जो एनडीए का पेपर उनके साथ में कोई दे के आया होगा या फिर सीडीएस का पेपर दे के आया होगा और अगर वो रिटन में क्वालिफाइड है तो वो एसएसबी में जाता है, ठीक है। तो ये आपका फेज 2 है। अब बात आती है नंबर की। तो बच्चा देखो, जो रिटन एग्जाम होता है वो पूरा 900 मार्क्स का होता है और जो एसएसबी होती है ये भी पूरी 900 मार्क्स की होती है, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि 900 में 900 लाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको सेलेक्ट क्वालिफाई होना है तो उसमें कुछ ही मार्क्स हमको लाने होते हैं जिससे कि पेपर में हम क्वालिफाई हो जाएं। और ये थोड़ा सा पेपर पे भी डिपेंड करता है कि पेपर हमारा कैसा आया है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा पेपर कैसा आया, एवरेज आया, तो जो स्कोर है या फिर जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, एवरेज कितना गया है, कट ऑफ कितनी गई है, वो एवरेज ही जाएगा। बट अगर पेपर अगर टफ आया है तो कट ऑफ कम जाती है। तो इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है या जो स्टूडेंट है समझदार, वो क्या चाहता है कि भाई पेपर थोड़ा सा टफ है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, वो ये सोचता है। अगर पेपर टफ आएगा कट ऑफ कम जाएगी, सिलेक्शन होना आसान है। अगर पेपर इजी आया तो भाई वो इजी केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वो इजी वहां पे देने वाले सभी बच्चों के लिए इजी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ हाई जानी जानी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब जैसे जो फेज 1 होता है, उस फेज 1 में, फेज 1 जो हमारा रिटर्न का होता है, इसमें दो एग्जाम होते हैं। एक हमारा मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा जीएटी होता है। ओके, ठंड बढ़ गई है, यहां रूम में थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो देखो, मैथ की अगर बात करें तो भाई मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं। जीएटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 प्लस 100 क्वेश्चंस। अभी आपको यह भी पता चलेगा मैंने 50 प्लस 100 क्यों लिखा, 150 क्यों नहीं लिख दिया, ठीक है। 50 प्लस 100 क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, इनका होता है 2.5 मार्क्स ईच। मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। बट जो जीएटी होता है इसमें होता है 4 मार्क्स ईच। अब आप अपनी कैलकुलेशन लगाओ और देखो कि भाई अगर इसमें
अगर इसमें 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, मतलब 2.5 का मतलब हम लोग इसको सीधे सीधे 25 ले लें, और 25 दूना 50, 5, 25 एकम 25, 30, यहां डेसिमल लग जाएगा। मतलब टोटल ये जो होता है 300 मार्क्स का हो गया। अब अगर ये 300 का हो गया, पूरा पेपर कितने का था, 900 का था, तो अब ये 600 का होना चाहिए। इसमें 150 का आता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 4 का होता है, तो 15 चौके 60, ये तुम्हारा पूरा 600 मार्क्स का हो गया। ये तो रही बात कितने कितने मार्क्स का आता है, कितने कितने क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें एक चीज और देख लो भाई, टाइमिंग का क्या चीज होता है। इसमें आपको 2.5 आरसी मिलते हैं, और इसमें भी आपको 2.5 आरसी मिलता है। बट पेपर क्या है, क्या पेपर एक साथ होता है? नहीं, पहले आपका मैथ का हो जाएगा, देन आपको गैप दिया जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है, देन आपका जीएटी का एग्जाम होगा। और जो जीएटी में जो होता है, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये आपके इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। और ये जो 100 क्वेश्चन है भाई, इसमें तो सभी होता है, इसमें आपका हिस्ट्री होता है, सिविक्स होता है जिसे हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, जियो होता है, इको होता है मतलब इकोनॉमिक्स होता है, और इधर फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होता है, और क्या क्या होता है, इको हो गया, ये हो गया, और आपका और भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है। अब जो बच्चे पेपर देके आए होंगे, ठीक है, और जितने भी बच्चे ये करते होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हाँ सर हम तो इसी के भरोसे जाते हैं कि जो एनडीए में जो बच्चे पेपर देने जाते हैं, वो अधिकतर बच्चे इसमें जो 100 वाला सेक्शन है, इसमें साइंस के बल पे जाते हैं, और कहीं ना कहीं साइंस के बल पे क्वालिफाई भी हो जाता है, ये आप बखूबी जानते हो। बट अगर हमारे अगर 2-3 मार्क्स, 2-3 क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ी सी जियो, इको और हिस्ट्री सिविक्स पढ़ लेते हैं, वो भी कहां तक, अप टू क्लास 10 तक। कहां तक हमको पढ़नी है, केवल और केवल अप टू क्लास 10, यहां तक आपका काम चल जाएगा एनसीईआरटी बेस पे। और बच्चा मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जल्द से जल्द अभी मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा उसका लिंक, ठीक है। आप वहां पे जाके जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के वैसे तो मैंने हैंड रिटन लिखी है, पूरी नोट्स लिखे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी जिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी जिस्ट विथ डायग्राम होगा, बट मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में उसमें डालूंगा, मतलब जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म होता है वो डाल दूंगा, क्योंकि राइटिंग का क्या है, राइटिंग का हो सकता है काफी बच्चों को समझ में ना आए, ये मत सोचना कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट, मैं हैंड रिटन भी डाल दूंगा, वो भी डाल दूंगा, पूरी मेहनत की गई है, जो चीज मेहनत से होगी वही चीज आप तक पहुंचाई जाएगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, भले थोड़ी देर लगे, क्योंकि ये पता है कि जो भी बढ़िया चीज होती है, जो भी अच्छी चीज होती है भाई, वो अपना टाइम लेती है। जो चीज तुरंत हो जाती है वो एग्जिस्टिंग नहीं होती है, आगे जाके कहीं ना कहीं उसको गिरना है। बट जो टाइम लेके कोई चीजें तैयार की जाती है ना, तो वो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ठीक है, लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग, सुपरफ्लुअस हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये समझ गए। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो बच्चा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग और पेपर ये सब इसीलिए रखा जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा का मतलब एक समय था कि लोग एनडीए से या जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसको लेके अवेयर नहीं थे, तो उस केस में क्या चीज होता था, उस समय मान के चलो उनकी गरज है कि भाई उनको बच्चे चाहिए, तो पेपर इजी आता था, एसएसबी पैनल भी उतना हाई नहीं हो रहता था, मतलब उतनी उतनी टफनेस नहीं होती थी। अब क्या है, भीड़ इतनी हो गई है कि लिमिटेड सीट है, बट सीट सभी को चाहिए। अब इसमें कुछ बच्चे तो एज जाते हैं देशभक्ति के लिए, कुछ ना कुछ तो जाते ही हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भाई जॉब चाहिए तो उसके लिए जाते हैं। और एनडीए ही एकमात्र ऐसा है जो आपको 10+2 लेवल पे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। जॉब का मतलब एक सिक्योरिटी हो सकती है। जॉब तो आपको एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद भी नहीं मिलेगी, जॉब तो आपको 4 साल बाद ही मिलती है, बट एक सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई अगर हम उसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं 4 साल बाद जाके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, और ऐसा कहीं भी नहीं है। आप सोचो, आप कहीं भी जाओगे
तो भाई सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन में आप 4 इयर्स बिताओगे। अब आप सोचो दूसरी तरफ एनडीए, आपने जस्ट 10+2 किया है, और 10+2 का मतलब हो गया कि इसमें आप मैथ के टच में हो, मैथ के टच में हो, आप इसमें इंग्लिश के टच में हो, नहीं बहुत ज्यादा बट थोड़ा बहुत टच में हो, क्योंकि भाई नहीं उतनी ग्रामर है, बट अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो और या फिर यूपी बोर्ड से हो, आप कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में जानते हो। इंग्लिश में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंग्लिश ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस। जैसे मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, वैसे इंग्लिश भी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। बस आपको अगर इंग्लिश प्रैक्टिस अच्छे से कर लेगा ना, कुछ नहीं, केवल पीवाईक्यू और वोकैब उठानी है, वो भी पीवाईक्यू की, अगर वो अच्छे से कर लेगा। जैसे एक बुक आती है ब्लैक बुक वोकैब के लिए, मैं भी बुक को भी लेके आऊंगा कि कौन सा बुक आप प्रेफर करो किसके लिए। बहुत ही अच्छी वो प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी लिस्ट मैंने बुक्स की बनाई है। अगर उससे आप प्रैक्टिस कर ले गए तो भाई बढ़िया हो जाएगा, लाइफ जंगल आला। और इसमें आप साइंस के टच में रहते हो। अब आपको यह भी पता है कि साइंस में जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, वो इसमें मैक्सिमम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत ही मुट्ठी भर आते हैं। मुट्ठी भर का मतलब कि आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे भी आ जाते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधे कर सकते हो। वरना अगर साइंस वाला पार्ट आपने 10 तक अच्छे से किया है, 6 से लेके 10 तक अगर अच्छे से किया है, तो आप अच्छे से उसका पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप इन 3 के टच में हो भाई मेरे। अगर आप सोचो यहाँ पे इन 3 के टच में हो, और ये करने के 4 साल बाद आप जिसके टच में हो वो भी चला जाएगा, तो आपको ये एनडीए का एग्जाम देना चाहिए या फिर आपको 4 साल वेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जिसका मोटिव सिविल्स का है या एसएससी का है वो भी ये दे, वो कतई ना दे। लेकिन जिसका मोटिव है कि हाँ मुझे एक सिक्योर जॉब करनी है, मेरी मैथ अच्छी है, मेरा साइंस अच्छा है, तो वो एक बार इसको ट्राई जरूर करें। ठीक है, और फिर आप ये जानो कि अभी आप वो कहते नहीं है कि अगर आप रिंग के बाहर हो, ये रिंग के बाहर हो, तो जो रिंग के अंदर का जो माहौल है ना, वो आप नहीं जान सकते हो। अभी आप केवल कॉम्पिटिट कर रहे हो अपने क्लास में, अपने सेक्शन में कर रहे हो, बस आपको उतनी दुनिया दिख रही है जितना आपकी क्लास में बच्चे हैं, जो भी 50-40 जो भी बच्चे हैं, आपको केवल उतनी दुनिया दिख रही है। आपको बस ये है कि भाई मैं उससे ज्यादा नंबर ले आऊं, उससे ज्यादा नंबर ले आऊं। अभी जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब आप देखोगे भाई मेन भीड़ तो वहां है। हमको क्लास के बारे में सोचना ही नहीं है, हमको तो पैन इंडिया के बारे में सोचना है कि भाई इसमें अगर 10-15 लाख बच्चा दे रहा है एग्जाम, तो मैं उसमें अपनी जगह कैसे बनाऊं। सीन तो वहां पे चालू होगा, तो उसके बारे में सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा करो। ठीक है, ये चीज हो गया। नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं भाई। देखो नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, जो मैथ होता है, अब आपको मैथ में पता है कि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और इसकी दोनों में ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3। अब 1/3 का सीन क्या है, इसमें अगर 2.5 का एक क्वेश्चन होता है, तो अगर आप 2.5 का 1/3 निकालने जाओगे तो आपका 0.83 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, और वहीं अगर आप जीएटी में देखोगे तो जीएटी में कितने का क्वेश्चन होता है, एक 4 का होता है, और अगर 4 का 1/3 निकालने जाओगे आप तो 1.3 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ये नेगेटिव मार्किंग कैसे दिखाता है आपको, देखो अगर मान के चलो आप किसी की भी बात कर लो, जैसे मैंने मैथ की बात की, तो मैथ में अगर आप बच्चा करके आते हो 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करके आया, और 50 क्वेश्चन में आपने 9 क्वेश्चन गलत कर दिए, कितने सही हुए, 41 क्वेश्चन आपके राइट हुए, करेक्ट हुए। ठीक है, 41 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो आपको नंबर कितने मिलेंगे। तो बच्चा देखो, आप इसमें 2 वे में जा सकते हो। कैसे, या तो आप देख लो कि हर एक क्वेश्चन के लिए 0.83 हटा दो, मतलब 9 इंटू 0.83 जो भी आएगा उसको पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर आप क्या करो, देखो ये 50 है, 50 कितने नंबर में होंगे, 50 इंटू 2.5 का 1 है, तो 0 डेसिमल लग जाएगा, 25-25 125। आपने टोटल 125 का काम किया है। काम का मतलब जो आपने राइट क्वेश्चंस किए हैं, मतलब राइट नहीं जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं वो आपने 125 नंबर के किए हैं। अब जब आपने 125 नंबर के क्वेश्चन किए हैं और भाई आपके सही कितने हैं, 41, तो 41 के लिए तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। ये कैसे आएगा, 25 पंचे 25 एकम 25,
दो 25 चौके 100, 100 और 2 102। आपको इतने नंबर तो मिलेंगे क्योंकि 41 सही किए, बट आपने 9 गलत भी किया है। 9 गलत का मतलब 1/3 है। तो सबसे पहले ये तो आप हटा दो, 9 क्वेश्चन तो आपने हटा ही दिए। अब इसमें आप 0.83 के अप्रॉक्स 0.83 से इसको भी हटाओ। 0.83 का कितना हो गया 27 2, और ये 9 8 जा 72 74 74 मार्क्स हो गए क्या 27, हाँ 7.47। अब 7.47 और इसमें आप मार्क्स हटाओगे तब जाके जो आपका मार्क्स आएगा ना, तब वो आपका एक्चुअल मार्क्स होगा। इसीलिए कहा जाता है जिस भी पेपर में भाई अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें अंधाधुंध करके नहीं आना चाहिए। जैसे ना बहुत से बच्चे होते हैं वो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं या सैनिक स्कूल से जो होते हैं वो एग्जाम देते हैं, तो अगर वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनके ना दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा होता है जैसे सैनिक स्कूल में क्या है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चा उसमें सब मार के आता है, मतलब सारे क्वेश्चन को टिक करके आता है। ऑब्जेक्टिव उसमें भी होता है और ये भी एग्जाम आपका पूरा ऑब्जेक्टिव मोड पे होता है, ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं इजी है। इजी का मतलब आप जैसे पेपर स्कूल में पेपर दे के आते हो तो भाई स्कूल में एक लाइन में उसने पेपर दे दिया, जैसे कि आप इस चीज की वैल्यू बताओ, जैसे उसने दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी उसने आपसे वैल्यू पूछ ली। तब आपको पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या किया, रेशनलाइज किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया, फिर जाके हमारा आंसर आया। उसमें आपके 4 ऑप्शंस गिवन है। आप चार ऑप्शंस अगर गिवन है ए बी सी डी, तो आप कोई भी वैल्यू रख के उसमें कोई ना कोई जैसे ट्रिक्स होती हैं, हम लोग ने वैल्यू उठाई रखी जिससे सारे ऑप्शंस अलग हुए, जो वैल्यू मैच कर गई वही हमारा आंसर हो गया, ये भी दिमाग लगा सकते हो। मतलब आपको एक्यूरेट उसके थ्रू नहीं जाना है जो कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर अपने स्कूल में देते हैं। ये समझ गए? आपने नेगेटिव मार्किंग देख ली, आपने पेपर देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया, ठीक है। यही चीज मेनली होती है। कौन कौन सी बुक हम लोगों को पढ़नी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसका एक मोटा मोटा कट ऑफ का वो दिए जा रहा हूं कि कितने से कितने हमको नंबर लाने चाहिए। देखो कट ऑफ तो वैसे डिपेंड्स ऑन दैट कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दिस क्राइटेरिया, ठीक है। बट अगर आप मोटा मोटा लेके चलोगे तो आपको 350 नंबर का सोचना चाहिए, इससे नीचे नहीं सोचना चाहिए कि 350 नंबर आए ही। अब 350 नंबर कैसे आएंगे? तो देखो बच्चा, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि मैथ में आपको 25% नंबर लाने ही है, इंग्लिश में आपको 25% नंबर लाने ही है, वो तो लाना ही लाना है। क्योंकि अगर आप मैथ को ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे अगर आपका बहुत अच्छा भी है और अगला जो टेस्ट वो अगला जो जीएटी वाला है, जीएटी को मिला के अगर 350 के भी ऊपर आ रहा है और मैथ अगर मिनिमम क्राइटेरिया से भी आपने पास नहीं किया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझे। आपको दोनों ही करना है। तो जो एक स्कोर होता है, गुड स्कोर जिसे कहते हैं, हेल्दी स्कोर कहते हैं, तो जो मैथ में अगर आप करके आ रहे हो, मान के चलो आप 50 से मतलब 55 से 65 क्वेश्चन कराना, इसमें दोनों, अगर पेपर आसान भी आ गया, पेपर थोड़ा टफ भी आ गया, पेपर थोड़ा ज्यादा ही आसान आएगा, वैसे तो ज्यादा आसान आने की कोई संभावना नहीं है, ये आप भी जान रहे हो कि अब जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? वही बात की भीड़ ज्यादा है, भीड़ को कम करना है तो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो 55 से 60 क्वेश्चन का है। और जो जीएटी में अगर आप इंग्लिश में अगर आप 50 में से 25 से 30 क्वेश्चन कराओ, और जो साइंस वाला सेक्शन है, मतलब साइंस वाला क्या, वो जो दूसरा सेक्शन है जिसमें सभी होता है इंग्लिश को छोड़ के, जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में मोटा मोटा आप 60 to 70 क्वेश्चन कराओ। क्योंकि देखो साइंस में 60 to 70 इसलिए बोला है क्योंकि इसमें देखो आप जो साइंस वाला पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या आपने 10 तक अच्छे से पढ़ी है, और 10 तक अगर नहीं भी पढ़ी है ना तो आप कुछ ना करो, केवल आप 6 से लेके 6 7 8 9 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 ये 5 क्लासेस की जो बुक्स हैं आप एनसीईआरटी उठा लो और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लो। और ये मत सोचना कि एक बार पढ़ लिया बस खत्म हो गया, एनसीईआरटी वो चीज ही नहीं है। एनसीईआरटी वो चीज है कि आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया मिलेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट्स, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना
तो भाई आप प्रिपरेशन नहीं हो कर रहे हो, ये आप मान लो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, नोट्स को 110 अपनी हैबिट में ये लिया हो ना कि मैं जो भी पढ़ूंगा मैं उसको कॉपी पे लिखूंगा, बस खत्म। मेरे को याद ही ऐसा होना चाहिए कि जब तक मैं कॉपी पे ना लिखूं मेरे को याद ही नहीं होगा। और जिस दिन ये हैबिट आ गई ना उस दिन आपका ये हो जाएगा। देखो उससे दो फायदे हैं। एक तो आप लिखोगे, एंड टाइम पे आपके लिए रिवीजन करने के लिए आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका, दूसरी बात क्या चीज इसमें एड ऑन हो जाएगी कि जब आप पेपर में बैठोगे ना और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसको आपने कॉपी पे कहीं लिख रखा है, तो आपको एग्जैक्ट भाई वो ध्यान रहेगा कि मेरा इस पेज पे ये लिखा हुआ है। तो एक जो आपका वो कहते नहीं है कि माइंड पावर बूस्टिंग, वो वाला भी काम हो जाएगा। और लिखने से क्या चीज होता है, देखो एक बार हमने कोई चीज पढ़ा फिर हम उसको लिख रहे हैं, आप भले उसको मुंह से ना बोलो बट हमारा माइंड उसको कहीं ना कहीं रीड कर रहा है। अब एक बार हमने खुद पढ़ा, एक बार माइंड रीड कर रहा है, तो उसके क्या दो बार तो रिवीजन एट द पॉइंट ही हो गया। और फिर आप वीकली रिवीजन तो करना ही करना कि सैटरडे संडे में आप बैठ गए और आपने मान लो साइंस के आपने नोट्स बनाए, साइंस के नोट्स बनाए, और अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे ना तब क्या होगा, पहली बार में मे भी आपको टाइम लगे। मान लो आपने 50 पेजेस की नोट्स बना ली तो पहली बार में मे भी आपको आधा घंटा या 1 घंटा लग जाए, लेकिन जब दूसरी बार करोगे ना तो उससे और कम टाइम में कर लोगे, जब तीसरी बार करोगे तो उससे और कम टाइम में कर लोगे। और ऐसा मल्टीपल टाइम रिवीजन करते 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 आपको खुद नहीं पता चलेगा कि भाई आप वो पूरी बुक ना एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि 15-20 मिनट में पूरा रिवीजन कर लोगे। तो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैथ है तो मैथ में नोट्स का क्या होता है, मैथ में नोट्स का केवल होती है थ्योरी पार्ट या फॉर्मूला पार्ट। वो भी मैं आपको टेलीग्राम जो ग्रुप रहेगा मैं उसका लिंक इसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वहां से जाके उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं जो भी हम लोग ऑफलाइन बैचेस में देते हैं वो सब उस पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट लेके नहीं। और ये हमेशा इंप्रूव ही होता रहेगा। इंप्रूव होने का मतलब जैसे अभी जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है, आप एक बार खुद ही उसको देख के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि भाई वो नोट्स आपको कैसे लगे। अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि आप कह रहे हो कि सर इसमें ये ऐड ऑन कर दो वो ऐड ऑन कर दो, तो बताना, वो भी चीजें ऐड ऑन करी जाएंगी। और ऐसे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के, अभी मैं आपको जियो के दूंगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको मैथ की जितनी भी, जैसे क्लास 11th है तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास 10th से ही प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में आके चालू कर देते हैं। तो मैं आपको क्लास 11th के पूरे हैंड रिटन नोट्स उस पर डाल दूंगा, क्लास 12th के डाल दूंगा, और धीरे धीरे ऐसे आपको सारे नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और बच्चे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई मोटिवेशन हमको भी मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से, तो आप बस एक काम करो, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे कुछ ना कुछ कमेंट कर दो जाके, ठीक है, सपोर्ट चाहिए इस समय। और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।